नमस्कार दोस्तों, सभी का पीसीए क्लासेस अजीतगढ़ में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसीए हिंदी ज्ञान जो आप लोगों के लिए क्रमशः सभी टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध करवा रहा है, जिसमें हिंदी का हम सरलता से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, अपन बात करें तो चाहे वो एसएससी जीडी की हो, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, या फिर हम शिक्षक भर्ती को ले सकते हैं, आरएस या फिर एलडीसी, ऐसे विभिन्न एग्जामों के लिए, पटवार आदि के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है और क्रमशः एक के बाद एक भर्तियां भी आ रही हैं। मित्रों, अगर आप लगातार बने रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर प्राप्त होगी, लेकिन आप उसमें निरंतरता रखें। अब हम ये नहीं कहते कि हमारा वीडियो देखो, चाहे किसी का भी देखो, जिसका अच्छा लगे उसका आप वीडियो देखें, या फिर आप क्रमशः आप कोई बुक को आधार रख सकते हैं और उस बुक को आप बार बार पढ़ें। देखो, पढ़ने का एक ही तरीका है, किसी भी चीज़ को आप बार बार उस पर अभ्यास करते हैं तो वो आप क्रमशः आपकी हो जाएगी। चाहे एक बुक है, सीधी सी बात यही है। देखो मित्रों, 10 किताबों के पढ़ने के बजाय आप एक किताब को 10 बार पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। आप 10 लोगों का वीडियो देखने से बेहतर होगा कि एक आदमी को फिक्स कर लो और उसी को आप देखिए जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है और जिससे आपको ये जितना भी अपने व्याकरण का सिलेबस है ये समझ में आ रहा है, तो आप उसी का वीडियो देखिए। लेकिन लगातार देखिए, बार बार अभ्यास करेंगे तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब बिना देरी किए हुए हम चलते हैं मित्रों अपने सीधे फोकस पर, और आज जो अपना वीडियो चेंज होने वाला है, यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर काल पूर्ण हो चुके हैं और काल के बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मित्रों हम वाक्य को पढ़ेंगे। आज देखो, विकारी शब्द पढ़ लिए हमने, अविकारी शब्द पढ़ लिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं और प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सभी वीडियो वहाँ पर क्रम से डाल रखे हैं। आज हम यहाँ पर वाक्य वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। मित्रों देख लेते हैं। देखिए, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण से क्या बनता है दोस्तों? शब्द बनता है, और शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और ये ही अपने बात करें तो ये व्याकरण आ गई पूरी। ये किसी भी भाषा की व्याकरण आ चुकी है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। और वर्ण को क्या कहते हैं? ध्वनि कहा जाता है। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। लेकिन अर्थ के आधार पर, किस आधार पर मित्रों? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को ग्रहण करेंगे तो वहां पर वो शब्द होता है। और भावों के आधार पर, किस आधार पर मित्रों? भावों के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कह सकते हैं? वाक्य कह सकते हैं। और वाक्य में अगर शब्द प्रयुक्त होते हैं, वाक्य में शब्द प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर वह शब्द पद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पद। मतलब पद कोई अलग से नहीं है, शब्द को ही पद कहते हैं। अगर वह वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जुड़ा हुआ कोई शब्द है तो वही शब्द पद कहलाता है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है मित्रों वाक्य रचना। और वाक्य रचना के बाद में हम इसी क्रम से चलेंगे आगे। वाक्य शुद्धिकरण रहने वाला है, जो हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। यहाँ पर मित्रों अगर सरलता से समझने का प्रयास करेंगे तो आराम से ये समझ में आने वाला है। कोई भी देखिए, अगर भाव समझ में आ गए हैं तो वही वाक्य माना जाता है। देखिए मित्रों, हमने कहा था एक बार फिर से, देखो, रक्त बहा श्रृंगार करूं, रक्त बहा श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहाँ स्वीकार नहीं। तो जब तक आप जज्बा रखेंगे मन में तो आपको हर मंजिल हासिल होने वाली है। लेकिन मित्रों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर मन को आप जीत लोगे तो आप हर किसी भी कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। अपने आप को वश में कीजिए, अपने मन को सबसे पहले वश में कीजिए, अपने इंद्रियों पर आप वश कीजिए, वश में लीजिए और एकाग्रता लाइए। सबसे पहले एकाग्रता अगर हम लाते हैं तो वही सफलता का पहला पायदान है। एकाग्रता जरूरी है। तो एकाग्रता से कोई कार्य करते हैं तो वो सफल भी होता है। शांत रहकर एकाग्रता लाएं और अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ते रहें। करत करत अभ्यास जड़ मत होई सुज्ञान, रस्सी आवत जाल से
चिल पर पड़े निशान। मित्रों अगर बार बार कोई मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करता है तो वो भी ज्ञानी बन जाता है। अभ्यास में करने से वो चीज अपनी हो जाती है। चलते हैं मित्रों वाक्य रचना। अब चलें, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर भावों को प्रकट करने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं मित्रों? वाक्य कहा जाता है। भावों को प्रकट करने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? वाक्य कहा जाता है। अब चलते हैं आगे, और आगे आपके सामने लिखा हुआ है वाक्य में सबसे पहले क्या आता है? कर्ता, और कर्ता के बाद में क्या आता है? कर्म, और कर्म के बाद में क्या आती है दोस्तों? क्रिया, मतलब क्रिया लास्ट में आती है और कर्ता फर्स्ट आता है। यहाँ पर इन सभी को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है क्या मित्रों? वाक्य बन जाता है। अब चलते हैं आगे, आपके सामने लिखा है एक वाक्य, यहाँ पर निर्धारण करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए राम यहाँ पर क्या है दोस्तों? कर्ता है। क्रिकेट यहाँ पर कर्म है, और खेलता है यहाँ पर क्रिया मानी जाती है। तो ऐसे ही इन शब्दों का क्रम लिखा है और व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए शब्द ही वाक्य का रूप ले लेते हैं, जिससे व्यक्ति के भाव समझ में आ जाते हैं। बोलने वाला व्यक्ति क्या बोलना चाहता है वो हमें समझ में आ जाए, उसी को वाक्य कहते हैं। या फिर हम बोलें और सामने वाले को समझ में आ जाए, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? वाक्य कहा जाता है। और वाक्य एक भाषा का स्तंभ होता है। अब चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के कितने अंग होते हैं दोस्तों? 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों क्या? 2। ये प्रश्न भी कई एग्जामों में पूछा हुआ है। तो वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 अंग होते हैं। एक होता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं, और एक होता है उसको हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जो कर्ता आता है मूलतः उसी को उद्देश्य कहा जाता है, और वाक्य में जो क्रिया आती है मूलतः उसी को विधेय कहा जाता है। अब मित्रों एक बार देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है राम खाना खा रहा है। अब मित्रों यहाँ पर देखिए ये वाक्य है, तो यहाँ पर कार्य करने वाला कौन है? राम, तो ये उद्देश्य है। और खा रहा है ये है क्रिया, जिसको विधेय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मित्रों? विधेय कह सकते हैं। मतलब कर्ता के बाद वाला पार्ट ये पूरा का पूरा विधेय में आ चुका है, और ये केवल उद्देश्य में है, इसको हम कर्ता कह सकते हैं। और कर्ता मूलतः किस में आता है दोस्तों? उद्देश्य में आता है। किसके अंतर्गत आता है? उद्देश्य के अंतर्गत रहने वाला है। अब चलते हैं आगे आपके सामने लिखा हुआ है मित्रों, देखिए यहाँ पर लिखा है एक तो उद्देश्य है और एक क्या है मित्रों? विधेय। ऐसे किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं, 2 अंगों पर निर्भर होता है वाक्य। अब चलते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं? तो मित्रों यहाँ लिखा है, देखो हमने कर्ता को क्या कहते हैं? उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? क्रिया को क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। ऐसे आप फिक्स कर लो कि कार्य करने वाला होगा उसको उद्देश्य कहेंगे, और जो कार्य किया जाएगा उसको कहेंगे विधेय। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखो उद्देश्य का विस्तार लिखा है और यहाँ लिखा है विधेय का विस्तार। मतलब यह है कि कर्ता आ जाए और कर्ता से पहले लिखे हुए जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों को हम उद्देश्य का क्या कहेंगे मित्रों? विस्तार कहेंगे। और जहाँ पर क्रिया लिखी है और क्रिया से पहले कर्ता तक का भाग, क्रिया से पहले और कर्ता के बाद वाले जो भी शब्द आएंगे उनको क्या कहने वाले हैं? उनको विधेय का विस्तार कहेंगे, या विधेय का विस्तारक शब्द कह सकते हैं। तो मित्रों देखिए अंग होते हैं मूलतः 2, लेकिन पार्ट कितने बना दिए हमने? 4 बना दिए हैं। और इन 4 पार्ट जहां बन गए हैं वहां पर एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है, वह अपने आप में स्वतंत्र होता है। कैसे प्रश्न आता है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। जैसे लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? ऐसे मान लो प्रश्न आ जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कर्ता कौन है? राम, तो यही उद्देश्य है। राम से पहले कोई शब्द नहीं लिखे हैं, अगर लिखे हुए होते तो उद्देश्य का क्या हो जाते? विस्तार हो जाते। अब यहाँ पर लिखा है पढ़ता है, ये पढ़ता है ये क्या है मित्रों? क्रिया है, और ये क्रिया क्या होती है? विधेय होती है। और विधेय से पहले पुस्तक लिखा है तो इसको विधेय का विस्तार मान सकते हैं। ऐसे ये वाक्य में प्रयोग हुआ है। फिर मित्रों चलते हैं आगे।
और आगे देखिए इनको हम विस्तार से समझने वाले हैं। अब मित्रों देखिए, एक वाक्य के माध्यम से आप इनको समझने का करेंगे प्रयास, और अगर एक वाक्य समझ में आ गया है तो वाक्य के अंग आपको आराम से समझ में आने वाले हैं। अब कैसे आने वाले हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा है आपके सामने, मेरा भाई मोहन। मेरा भाई मोहन धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। मेरा भाई मोहन धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो यहाँ पर पढ़ने वाला कौन है मित्रों, यहाँ पढ़ने वाला है यहाँ पर मोहन। पढ़ने वाला कौन है, मोहन है। तो मोहन देखिए इस वाक्य में कर्ता हो गया क्या, बिल्कुल हो गया है। तो कर्ता को क्या कहते हैं, उद्देश्य। तो मित्रों यहाँ पर उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हो गया यहाँ पर मोहन। इस वाक्य में उद्देश्य हो गया मोहन। फिर चलते हैं आगे, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, ये क्रिया है, और ये क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं मित्रों, विधेय कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, विधेय कहा जाता है। और क्रिया से पहले कर्ता के बाद, क्रिया से पहले कर्ता के बाद वाले शब्द विधेय का क्या कहलाते हैं, विस्तार कहलाते हैं। और मित्रों कर्ता से पहले लिखे हुए शब्द उद्देश्य का क्या कहलाते हैं, विस्तार कहलाते हैं। उद्देश्य का विस्तार। तो प्रश्न कैसे बनेगा वो भी हम आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं, वो भी एक्सप्लेन हम करेंगे। दूसरे वाक्य की ओर चलते हैं। दूसरे वाक्य में देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे वाक्य में क्या बताया गया है, समझने का करेंगे प्रयास, और बिल्कुल समझ में आएगा अगर प्रयास करेंगे तो। देखिए, उसके बेटे युवराज ने, उसके बेटे युवराज ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। उसके बेटे युवराज ने एक ओवर में कितने छक्के लगाए, 6 छक्के लगाए। अब यहाँ पर लगाए हैं, तो लगाए हैं तो मित्रों ये तो हो गई क्रिया। लगाए हैं ये क्या हो गई है, क्रिया। और क्रिया को क्या कहते हैं मित्रों, विधेय कहा जाता है। और किसने लगाए हैं छक्के, युवराज ने। तो युवराज हो गया है क्या, कर्ता। और कर्ता को मूलतः क्या कहा जाता है दोस्तों, उद्देश्य कहा जाता है। अब कर्ता से पहले लिखे हुए शब्द ये आ गए हैं उसके बेटे। तो उसके बेटे किसके अंतर्गत आ जाएगा मित्रों, ये उद्देश्य का विस्तार के अंतर्गत आ जाएगा। और एक ओवर में 6 छक्के, ये मित्रों क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तार। ये क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तार रहने वाला है। अब देखिए, एक बार ये टीचर के एग्जाम में भी पूछा गया था, और कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ है, और यहाँ किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है वो हम समझेंगे। देखिए कितने विकल्प हो गए मित्रों, एक वाक्य में 4 विकल्प बन गए हैं। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य, विधेय का विस्तार और विधेय। कितने विकल्प बन गए हैं मित्रों, 4। अब प्रश्न कैसे आएगा, इसमें प्रश्न आएगा कि बताइए इस वाक्य में विधेय का विस्तारक शब्द कौन से हैं, विधेय का विस्तारक शब्द कौन से हैं। मान लो इसको पूछा गया है कि विधेय का विस्तारक शब्द कौन से हैं। अब विकल्प कैसे आएंगे सुनिए। ए लिखा हुआ है, ए में आएगा उसके बेटे, एक तो ये विकल्प लिखा है। बी लिखा हुआ है युवराज, युवराज लिखा है। फिर आ जाएगा सी में एक ओवर में 6, एक ओवर में कितने मित्रों, 6 छक्के। कितने छक्के, 6 छक्के मान लो। ये आ गया है सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन में आने वाला है लगाए हैं, लगाए हैं। ऐसे मान लो विकल्प बन गए हैं। अब यहाँ पर मित्रों बताइए कि यहाँ पर पूछ लिया जाए कि बताओ यहाँ पर विधेय का विस्तारक शब्द कौन से हैं। तो देखिए आपके सामने है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रटेंगे नहीं, समझेंगे, और समझेंगे तो आजीवन अपने याद रहेगा, गलत होने के चांस भी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मित्रों लिखा है उसके बेटे, तो ये तो उद्देश्य का विस्तार है। युवराज उद्देश्य है, एक ओवर में 6 छक्के, ये विधेय का विस्तार है और इसी को पूछा गया है। और लगाए हैं, ये लिखा हुआ है लगाए हैं, तो लगाए हैं तो यहाँ पर मित्रों हो जाएगा क्या, यहाँ पर लगाए हैं विधेय का विस्तार हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों,
उत्तर हो गया है 1 ओवर में 6 छक्के, ये हो गया है उत्तर। तो ऐसे ही विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब चलते हैं, देखिए इसको भी देख लेते हैं। ये लिखा है आपके सामने, मेरा भाई मोहन धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। पूछा गया कि यहाँ पर बताइए मेरा भाई क्या है, मेरा भाई क्या है, ऐसे पूछ लिया गया। अब यहाँ पर देखिए मेरा भाई क्या है, विकल्प आएंगे। ए लिखा है उद्देश्य है, बी लिखा है उद्देश्य का विस्तार है, उद्देश्य का विस्तार। सी आ जाएगा मान लो विधेय है, विधेय। और डी आ गया मान लो विधेय, विधेय का विस्तार। तो अब आप ही बताइए मित्रों, यहाँ पर उत्तर क्या रहने वाला है। पूछा गया है मेरा भाई, और मेरा भाई ये लिखा हुआ, और मेरा भाई किसके अंतर्गत आ गया, उद्देश्य का विस्तार। तो यहाँ पर उत्तर रह जाएगा कौन सा मित्रों, बी नंबर वाला, 2 नंबर वाला उद्देश्य का क्या हो गया, विस्तार। ऐसे इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो दोनों प्रकार से प्रश्न बनाकर आप लोगों को बताए हैं कि यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, विधेय का विस्तार क्या होता है, उद्देश्य का विस्तार क्या होता है। यही है पढ़ने का तरीका। एक टॉपिक को क्लियर कीजिए, आजीवन प्रश्न आ जाए तो वहां से गलत नहीं हो। तो ये भी अपने आप में प्रश्न है। मान लो वाक्य वाला टॉपिक दे रखा है और पूरे वाक्य से एक ही प्रश्न पूछा गया, उद्देश्य और विधेय या उद्देश्य का विस्तार पूछ लिया, तो वाक्य टॉपिक हो गया कंप्लीट एग्जामिनर की नजर में, और प्रश्न बनकर आ गया है। तो ये है प्रश्न, अपने आप में प्रश्न होता है, कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पर ऐसे हम देखें तो ये होते हैं मित्रों यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं दोस्तों, 3। तो इसको आप याद रखिए। देखिए रचना, यहाँ पर रचना 3 अक्षर है, एक अक्षर र है, एक अक्षर च है और एक अक्षर ना है। रचना तो कितने हो गए दोस्तों, 3। तो रचना जहां आ जाए वहां 3 याद रखना है। रचना के आधार पर अगर शब्द पूछे जाएं तो शब्द भी कितने होते हैं, 3। और रचना के आधार पर वाक्य पूछे जाएं तो वाक्य भी कितने होते हैं दोस्तों, 3। अब दोनों के दोनों ये 3 इनका उत्तर रहने वाला है। अब देखिए मित्रों आपके सामने लिखा है रचना के आधार पर शब्द और वाक्य। तो यहाँ वाक्य वाला टॉपिक चल रहा है, तो एक बार तो वाक्य को समझा लेते हैं, फिर शब्दों को भी समझाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 3। एक हो गया सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरा हो गया संयुक्त वाक्य। यहाँ पर ऐसे 3 प्रकार के वाक्य माने जाते हैं। तो शब्द कौन कौन से होते हैं, शब्दों को भी देख लो। यहाँ पर एक आता है मित्रों रूढ़ शब्द। कौन से शब्द आते हैं, रूढ़ शब्द। दूसरे इसमें आते हैं मित्रों यौगिक शब्द। कौन से शब्द है, यौगिक शब्द आते हैं। और एक आते हैं मित्रों योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो देख लो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो गए हैं, 3 प्रकार के। और ये 3 प्रकार के शब्द हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम इनका सामान्य परिचय जान लेते हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों को तोड़ नहीं सकते वो रूढ़ होते हैं। तोड़ने पर दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं निकलता, उनको रूढ़ कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मित्रों लिखा है रोटी, रोटी शब्द है। अब इसमें हम देखें तो रो को अलग तोड़े और टी को अलग तोड़े, तो यहाँ पर देखो रो का कोई अर्थ नहीं है और टी का भी कोई अर्थ नहीं है। इसी वजह से रोटी शब्द है, ये कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। और आ जाए लिखा है रोटी वाला। क्या लिखा है दोस्तों, रोटी वाला। तो यहाँ पर रोटी और वाला इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये रोटी वाला किसमें आ गया है, यौगिक में रहने वाला है। और यौगिक शब्द किसी न किसी योग से बनते हैं, उनको यौगिक कहते हैं। मतलब यह है संधि का योग हो सकता है, समास का योग हो सकता है, समास, प्रत्यय का योग हो सकता है,
और उपसर्ग का योग हो सकता है। मतलब यौगिक शब्द कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 4 प्रकार के, संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग। और योगरूढ़ शब्द मतलब जिस शब्द का अलग से अर्थ जाता है वो योगरूढ़ शब्द में आता है। मतलब समास में एक आता है बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं? योगरूढ़। यौगिक तो होते ही होते हैं, लेकिन यौगिक से निकलकर कहाँ चले जाते हैं? योगरूढ़ में आ जाते हैं। तो ऐसे रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ऐसे हम चलें तो यहाँ पर मित्रों अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, और आपके सामने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 3 प्रकार के। अब ये 3 प्रकार के वाक्यों में हम देखो, ये हम एक बार हम सामान्य परिचय से जान लेते हैं। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया है, कितनी क्रिया है? एक ही क्रिया, मतलब अलग अलग क्रिया नहीं आ रही। मान लो 2 क्रिया भी आ सकती हैं, लेकिन वो लगातार आ रही हैं, लास्ट में आ रही हैं, तो वहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। और अलग अलग क्रियाएं आ रही हैं तो वहां पर मिश्र वाक्य भी हो सकता है और संयुक्त वाक्य भी हो सकता है। लेकिन इनकी पहचान कैसे करें वो हम देखने वाले हैं आगे। यहाँ पर देखिए, एक बार तो सामान्य परिचय से हम जानेंगे तो आराम से इनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो जिन वाक्यों में एक तो आ जाए मित्रों क्या? उद्देश्य, और एक आ जाए क्या? विधेय। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय आता है, मतलब ये 2 अंग आएंगे। 2 अंग जहां पर प्रयुक्त हो रहे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य रहने वाला है। जैसे अभी हमने पढ़ा, राम पुस्तक पढ़ता है, तो मित्रों यहाँ पर देखिए क्रिया भी एक ही है, और यहाँ पर ये वाक्य हो गया सरल। कैसा वाक्य हो गया? सरल। राम पुस्तक पढ़ता है, और इसके आगे मान लो हम लगा दें और सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है, तो यहाँ पर मित्रों देखिए एक ये सरल और एक ये सरल, 2 सरल को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और। तो यहाँ पर 2 वाक्य हो गए, तो इसको हम संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। मतलब और, अथवा, किंतु, परंतु, या ऐसे शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य में चला जाता है। किस वाक्य में जाता है मित्रों? संयुक्त वाक्य में। अब रह कौन सा गया है? मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर योजक शब्द आते हैं। कैसे शब्द आते हैं दोस्तों? योजक शब्द या की जैसे शब्द आते हैं। एक मुख्य वाक्य के साथ में दूसरा आश्रित वाक्य माना जाता है, तो वहां पर मिश्र वाक्य मान लिया जाता है। मित्रों एक तो मुख्य वाक्य और एक उससे जुड़ा हुआ आश्रित वाक्य, उस पर आश्रित, तो वहां पर मिश्र या मिश्रित वाक्य होते हैं। और ये आश्रित उपवाक्य या तो की से जुड़े हुए होते हैं या किसी योजक शब्द से जुड़े हुए होते हैं। योजक कौन से आते हैं? जब, तब, यदि, तो ऐसे शब्द हैं जो कहीं योजक के रूप में आते हैं। यद्यपि, तथापि, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, मतलब योजक के रूप में आए और वो योजक के रूप में कहीं पर एक मुख्य वाक्य के साथ में आश्रित उपवाक्य को जोड़ें तो वहां पर मिश्र या मिश्रित वाक्य माना जाता है। अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं मित्रों, देखिए मिस्र है, मिस्र देश है, मिस्र की 2 योजना। कितनी योजना है मित्रों? 2 योजना है। मिस्र देश की कितनी योजना है? 2 योजना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया मिस्र की 2 योजना। तो की आ जाए और 2 योजक शब्द आ जाए तो कौन सा वाक्य रहने वाला है? मिश्र वाक्य रहने वाला है। और सरल प्लस सरल तो बराबर क्या हो गया मित्रों? संयुक्त हो गया। क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। तो 2 सरल जुड़े हुए हैं। ऐसे मान लो मित्रों आगे अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो वहां पर ध्यान देना, सरल प्लस मिश्र, सरल प्लस मिश्र और बराबर क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? संयुक्त। तो ऐसे बनता है संयुक्त वाक्य जो आपके सामने लिखा हुआ है। शॉर्ट हमने
बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर केवल आज हमने वाक्य का सामान्य परिचय देखा है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब अगली क्लास में हम इनको विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि सरल वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य कौन सा है और संयुक्त वाक्य कौन सा रहने वाला है। आज आपको इतना बता दिया गया है। आप अपनी बुक में एक बार इनको रिवाइज कीजिए। कल वाली क्लास में आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो आप इनको निरंतर देखते रहिए और निरंतर देखेंगे तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में हम आपसे रूबरू होंगे हैं। ऐसे ही हम चलते रहेंगे और अगर आप भी प्रयास करेंगे हमारे साथ साथ तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हौसला बढ़ेगा तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास और करेंगे। ठीक है मित्रों, इतने में ही हम चलते हैं। आज अपने दोस्त को दीजिए इजाजत और फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।